गुड मॉर्निंग। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपका गोल विद AK सर यूट्यूब चैनल पे। आज है 14 अगस्त। 14 अगस्त को एक और करंट की वीडियो के साथ मैं आपके बीच में हाजिर हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। और सबसे पहले हम किस पे बात करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसके बारे में। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था? मूल्यह्रास क्या होता है। अब ये एक इकोनॉमिक टर्म होता है, ये अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ शब्द है जिसको हम मूल्यह्रास बोलते हैं। अब ये मूल्यह्रास क्या है उसको आप समझ लीजिए बहुत आसान शब्दों में। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसकी अगर हम बात करें तो थोड़ा सा आप इसको प्रॉपर तरीके से समझिएगा। जैसे एक आप मशीन लेते हैं, आपने क्या की, एक मशीन ली, कोई भी मशीन, कपड़ा बनाने वाली, कपड़ा सीने वाली, या फिर जो है किसी फैक्ट्री की कोई मशीन है। उस मशीन को जब आपने ख़रीदा तो उसकी कीमत थी 10 लाख रुपए। कितनी थी? 10 लाख रुपए। ठीक है। और फिर एक साल बाद आप उसको क्या कर रहे हैं, एक साल बाद आप उसको बेच रहे हैं, तब कितने में बिक रही है? 8.5 लाख रुपए में, यानी 8.5 लाख रुपए में। तो ध्यान दीजिएगा, जब आपने खरीदी थी तो 10 लाख रुपए की थी, उसके बाद एक साल बाद जब आप उसको बेचने गए तो वो 8.5 लाख रुपए की बिकी है। यानी इन एक सालों में उस मशीन के दाम में कितना हास हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, कितना लॉस हुआ है? 1.5 लाख का, 1.5 लाख रुपए का। तो ये 1.5 लाख या 1.5 लाख रुपए जो है, यही क्या होता है? मूल्यह्रास होता है। अब इसको आसान शब्दों में आप इस प्रकार समझ ले सकते हैं, मशीनों के दाम में एक वर्ष में आई कमी को ही क्या बोला जाता है? मूल्यह्रास बोला जाता है। अब मान लीजिए कि अगले साल जो अभी ये 8.5 लाख की बिकी है, एक साल बाद और अगर आप बेचेंगे तो इसके एक साल के बाद और जब आप इसको बेचेंगे तो इसके दाम में कुछ ना कुछ और कमी होगी। उसके बाद एक साल बाद और बेचेंगे तो कुछ ना कुछ और कमी होगी। तो मशीनों के दाम में जो हर साल कमी आती जाती है उसी को क्या बोला जाता है? मूल्यह्रास बोला जाता है। क्लियर है इतनी बात? ये टर्म्स आपको यूज़ करने को मिलता है, ठीक है। जब आप जो है GDP NDP ये सब वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पर इसका यूज होता है। तो चलिए आज के जो क्वेश्चन है अब उनको स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 12 अगस्त। 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अब थोड़ी सी अगर हम बात कर लें तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो इसकी थीम क्या है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकती है। थीम की बात करें तो इसकी थीम है वैश्विक गतिविधियों में युवाओं की प्रतिबद्धता। वैश्विक गतिविधियों में युवाओं की प्रतिबद्धता, ठीक है। जो आप थीम और इसका जो डेट है वो आपको याद रखना है, याद रखिएगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो कब से इसको मनाना स्टार्ट किया गया, ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, याद रखिए किसने इसको मनाने का निर्णय लिया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1999 में युवा मामलों से संबंधित मंत्रियों के विश्व सम्मेलन के दौरान 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया था। यानी एक सम्मेलन हुआ था जिसमें युवा मामलों के जितने भी मंत्री थे वो शामिल हुए थे। उसी में ही क्या किया गया था? 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। उम्मीद कर रहा हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। थीम, डेट याद रखिएगा और कब इसका निर्णय लिया गया मनाने का वो भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल में ही किस राज्य सरकार ने न्यूट्रिशनल इम्यूनिटी बूस्टिंग हिम हल्दी दूध लॉन्च किया है? न्यूट्रिशनल इम्यूनिटी बूस्टिंग हिम हल्दी दूध लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा इसका उत्तर हिमाचल प्रदेश सरकार। अब देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार की अगर हम बात करें तो इसने कोरोना काल में भी, जो कोविड-19 का समय चल रहा है शुरुआत से ही, उस दौरान भी इसने किसानों के दूध को लेना बंद नहीं किया, उनकी आय पर कोई प्रभाव नहीं डाला, दूध लेती रही। उस दूध से उसने क्या किया कि एक जो है इम्यूनिटी बूस्ट करने वाला जो है वो तैयार किया उसी दूध के मटेरियल से, जिसको न्यूट्रिशन इम्यूनिटी बूस्टिंग हिम हल्दी दूध नाम दिया गया। तो किसने? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस दूध के बारे में, किसने इसको बनाया है और क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, यानी किस प्रकार से ये प्रभावी दूध है। अच्छा, अब इसको बनाया किसने है? मिल्क फेड द्वारा निर्मित है। ये किसके द्वारा? मिल्क फेड द्वारा, याद रखिएगा मिल्क फेड इसको बना रहा है हिमाचल प्रदेश में। अब इसको पेटेंट भी करवा लिया गया है, ठीक है। पेटेंट का मतलब आप समझते होंगे कि एक तरीके से इसको रजिस्टर्ड करवा लिया गया है। अच्छा, हिम हल्दी दूध पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है, और इसका पेटेंट भी करवा लिया गया है।
राज्य सरकार ने मिल्कफेड द्वारा बताया है और ये पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इसका क्या किया गया है, विकास किया गया है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें एंटी हैंगओवर है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें एंटी इन्फ्लेमेंट है और इसमें इम्यूनिटी बूस्टर कंटेंट भी है। अब थोड़ी सी बात हो जाती है किसके बारे में, हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक मैप, ये है हिमाचल प्रदेश का मैप। इसकी राजधानी है शिमला, इसकी दूसरी भी राजधानी है, शीतकालीन सत्र वहाँ पर होता है धर्मशाला में। अब देखिए इसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को, हिमाचल प्रदेश का। इस समय यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भाजपा के हैं। विधानमंडल कैसा, यहाँ पर एक सदनी है, केवल एक सदन है, कौन सा, विधानसभा, ठीक है, विधानसभा है, विधान परिषद यहाँ पर नहीं है। 68 विधानसभा सीटें हैं, 3 सांसद यहाँ से जो हैं वो कहाँ पहुँचते हैं, भारतीय संसद राज्यसभा के 3 यहाँ पहुँचते हैं राज्यसभा में, और लोकसभा में कितने पहुँचते हैं, 4। यानी हिमाचल प्रदेश से 3 राज्यसभा में सांसद हैं और 4 आपके कहाँ पर हैं, लोकसभा में। चलिए उम्मीद कर रहा हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 की अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है हाल में ही किसके द्वारा माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य लॉन्च की गई है। डिवाइस का नाम याद रखिएगा, अतुल्य। तो ये हैं आपके नितिन गडकरी जी। इमेज आप देख रहे हैं, ये नितिन गडकरी जी हैं। इसके बाद जो आप इमेज देख रहे हैं वही है आपकी, यही है अतुल्य डिवाइस, ठीक है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें, अतुल्य डिवाइस के बारे में, इसको लॉन्च किसने किया है, नितिन गडकरी जी ने। और नितिन गडकरी क्या है आप जानते हैं, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन, राजमार्ग और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जो हैं क्या हैं, या उद्यम मंत्री क्या हैं आपके, नितिन गडकरी जी। इन्हीं के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब अतुल्य नाम की यह डिवाइस महज 30 सेकंड में कोरोना वायरस का विघटन करके किसी भी परिसर को कीटाणु मुक्त कर सकता है। 30 सेकंड में क्या कर सकता है, कोरोना वायरस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है किसी भी परिसर में, ठीक है। अच्छा, अब यह डिवाइस 56 से 60 डिग्री सेल्सियस के तापमान में विभेदक हीटिंग के माध्यम से कोविड-19 वायरस का विघटन करता है। अब ये डिवाइस जो तैयार की गई है, इसको DRDO ने क्या किया है, प्रमाणित भी किया है, ठीक है। DRDO ने इसको प्रमाणित भी किया है और ये 100% स्वदेशी है, याद रखिएगा 100% स्वदेशी है। इसकी एक विशेष बात और है, ये जो पराबैंगनी किरणें हैं उनका भी उत्सर्जन नहीं करती है, इसलिए ये मानव हानिकारक भी नहीं है, यानी मानव के लिए हानिकारक भी नहीं है। तो याद रखिएगा, ये जो आपकी डिवाइस है इसका नाम आपको याद रखना है। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 4। अब प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, कोरोना वैक्सीन सिनोवैक किस देश के द्वारा बनाई गई है। कोरोना वैक्सीन क्या नाम, सिनोवैक, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चाइना ने इस वैक्सीन को बनाया है। अब इस वैक्सीन के तमाम सारे ट्रायल या ह्यूमन ट्रायल हो चुके हैं, लास्ट स्टेज में है आपकी ये, और बांग्लादेश भी जो है इसको अपने नागरिकों पर जो है इसका परीक्षण, इसका क्लिनिकल ट्रायल करना चाहता है, लेकिन वो किसी जल्दी में नहीं है। तो आपको याद रखना है, सिनोवैक वैक्सीन कहाँ की है, चाइना की है। अब चाइना की किस कंपनी ने इसको बनाया है ये भी आपको याद रखना है। तो सिनोवैक बायोटेक लिमिटेड द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है। इस वैक्सीन को किसने बनाया है, सिनोवैक बायोटेक लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, हाल में ही किस प्रख्यात उर्दू कवि का निधन हो गया। आप सब लोग जानते हैं और ये बहुत बड़ी क्षति है हमारे इस पूरे देश के लिए। राहत इंदौरी साहब, ये इमेज देख रहे हैं, यही राहत इंदौरी साहब, ये अब हमारे बीच नहीं रहे। इनकी शायरियाँ, इनकी गज़लें और इनके गाने सुनकर हम लोग पढ़े हुए हैं। जैसे मुन्ना भाई MBBS आपने देखा होगा, करीब मूवी आपने देखी होगी, इनमें जो गाने लिखे गए हैं वो सारे गाने जो हैं राहत इंदौरी भाई साहब के थे। चलिए, राहत जी अब हमारे बीच नहीं रहे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनके बारे में, राहत के बारे में, राहत जी के बारे में, ठीक है। तो इनकी डेथ हुई है हार्ट अटैक की वजह से। हालांकि इनको कोविड-19 भी था, एक दिन पहले में भी ये कोविड-19 से भी पॉजिटिव पाए गए थे। 70 वर्ष के थे। राहत इंदौरी ने मुन्ना भाई MBBS, करीब, घातक, इश्क जैसी सुपरहिट गीतों के फिल्मों के गीत लिखे थे। जैसे इश्क की आप बात कर लें, बड़े सारे इसमें गाने हैं, जब नींद ना आए, है ना, याद सताए, इश्क है करके गाना आपने सुना होगा। अच्छा, 1985 में भोज विश्वविद्यालय से उर्दू साहित्य में PhD किया था, ये भी आपको याद रखना है। एक शायरी मैंने इनकी यहाँ पर लिखी हुई है, अजीब लोग हैं मेरी तलाश में,
मुझको वहाँ ढूंढ रहे हैं जहाँ नहीं हूँ मैं। तो राहत जी को जो है भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। हाल में ही स्वच्छ मिशन अकादमी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? स्वच्छ मिशन अकादमी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो स्वच्छ भारत मिशन अकादमी है इसका शुभारंभ किया गया है गजेंद्र शेखावत के द्वारा। एक इमेज देख रहे हैं, यही है आपके गजेंद्र शेखावत। ठीक है, अब ये स्वच्छ भारत मिशन अकादमी क्या है? ये आपकी एक IVR आधारित जो है वो ट्रेनिंग है। IVR आप जानते होंगे, जैसे किसी कंपनी को आप फ़ोन मिलाते हैं तो एक कंप्यूटर वॉइस होती है। हिंदी के लिए 1 दबाएं, इंग्लिश के लिए 2 दबाएं, फिर आप 1 दबा देते हैं या 2 दबा देते हैं। उसके बाद आगे की प्रोसेस के लिए फिर से जो है आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं? IVR बोलते हैं। अब लॉन्च किसने किया है आपको पता है? कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक, ये हैं क्या? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। अब यह है क्या? यह IVR आधारित निःशुल्क मोबाइल ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रम है जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था? गंदगी मुक्त भारत अभियान को लॉन्च किया था। गंदगी मुक्त भारत अभियान को लॉन्च किया था। ठीक है, तो उसी अभियान के तहत क्या किया गया है? इसको भी स्वच्छ भारत मिशन अकादमी को भी लॉन्च किया गया है। उम्मीद कर रहा हूँ स्वच्छ भारत मिशन अकादमी को किसने लॉन्च किया है? गजेंद्र सिंह शेखावत ने। गंदगी मुक्त भारत को किसने लॉन्च किया था? श्री नरेंद्र दास मोदी ने। क्लियर इतनी बात? चलो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि हाल में ही माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया, या किस देश में स्थित है? माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी का नाम याद रखिएगा, ये आपका इंडोनेशिया में है। ठीक है, इंडोनेशिया में। यहाँ पर एक इमेज आप देख रहे हैं, यही है इंडोनेशिया। क्लियर है, यही आपकी इंडोनेशिया है। अब यहाँ पर जो विस्फोट हुआ है, अब उसके पीछे क्या रीज़न है और कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो हम लोग जान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि उत्तरी सुमात्रा में स्थित यह ज्वालामुखी लगभग 400 वर्षों की निष्क्रियता के बाद 2010 में सक्रिय हो गया था। ये ज्वालामुखी कब सक्रिय हुआ था? 2010 में। और 4 वर्षों से आपका ये निष्क्रिय सुसुप्त अवस्था में था। अभी ये एक्टिव फॉर्म में है और फट भी गया है। ठीक है, सुमात्रा द्वीप में पड़ता है। सुमात्रा इंडोनेशिया का एक द्वीप है, याद रखिएगा। अब अगर इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर या सर्कम पैसिफिक बेल्ट पर स्थित है। देखिए, दुनिया की जो लगभग आधी 2/3 जो आपकी सक्रिय ज्वालामुखी है वो प्रशांत महासागर की एक बेल्ट पे स्थित है, जहाँ पर आपका जापान, इंडोनेशिया, ये सारे कंट्री स्थित हैं। तो ज़्यादातर जो विस्फोट होते हैं वो सब इसी क्षेत्र में ही होते हैं ज्वालामुखियों में। तो उसी पर आपका इंडोनेशिया स्थित है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर विस्फोट बहुत ज़्यादा होंगे। भूकंप जो आते हैं उसका ज़्यादातर भूकंप जो है वो इन्हीं हिस्सों में ही क्या किए जाते हैं? दर्ज किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला है विश्व हाथी दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? तो इसका भी उत्तर आंसर क्या हो जाएगा? 12 अगस्त। 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व हाथी दिवस। अच्छा, कुछ पॉइंट इसके बारे में हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट रहेगा। हाथियों की संख्या लगातार कम हो रही है, जिसको लेकर कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। अच्छा, विश्व हाथी दिवस की परिकल्पना 2011 में एलिफेंट रिनाइडोडक्शन फाउंडेशन और 2 कनाडाई फिल्म निर्माताओं प्रेटिसिया सिम्स और माइकल क्लार्क ने की थी। यानी ये 2011 में इसको मनाने का निर्णय लिया गया था और इसकी कल्पना या परिकल्पना किसके द्वारा की गई थी? एलिफेंटा रिनाइडोडक्शन फाउंडेशन और प्रेटिसिया सिम्स और माइकल क्लार्क, ये 2 कनाडाई फिल्म निर्माता थे। ठीक है, अब अगर हम इन हाथियों की बात करें तो IUCN की रेड लिस्टेड में अफ्रीकी हाथियों को कमज़ोर और एशियाई हाथों को लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, हमारे यहाँ पर एक राष्ट्रीय पोर्टल भी लॉन्च किया गया है हाथियों के लिए, वो उसका नाम क्या है? सुरक्ष। तो सुरक्ष क्या है? मानव हाथी संघर्ष से संबंधित है। ठीक है, मानव हाथी संघर्ष से संबंधित है, याद रखिएगा। चलो अब आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। दिया हुआ है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एक्चुअली यहाँ पर होना चाहिए, बोर्ड लिखना मैं भूल गया हूँ। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा कितने हजार करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में जानकारी दी गई? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लगभग 1000 करोड़। 1000 से अधिक जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में जानकारी भी रिसेंटली दी गई है। अब ये
किससे जुड़ी हुई जानकारी है उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अब देखिए हुआ क्या, ध्यान दीजिएगा, CBDT यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है ने कहा कि कुछ चीनी व्यक्ति और उनके भारतीय सहयोगियों ने सेल संस्थाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला लेन देन में शामिल थे। यानी कुछ आपके चीनी व्यक्ति हैं जिनके भारतीय जो आपके सहयोगी हैं उन्होंने मिलकर क्या किया है, सेल जो संस्थाएं होती हैं उनके माध्यम से उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। अब आपके सामने होगा कि सेल संस्थाएं क्या होती हैं, ठीक है, उन पर भी हम बात करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग की बात करेंगे। सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग की अगर बात करें तो अवैध रूप से प्राप्त आय की पहचान को छुपाकर, यानी आपने इलीगल तरीके से पैसा कहीं से प्राप्त किया है, उसे वैध स्रोतों से प्राप्त आय के रूप में प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम बॉलीवुड ले लें, बॉलीवुड में किसी अभिनेता ने क्या किया, अपनी किसी मूवी के लिए 25 करोड़ रुपए फीस ली है और उसने सरकार को दिखाया है कि उसने कितनी फ़ीस ली है, 10 करोड़ रुपए ली है। 15 करोड़ रुपए उसने क्या कर लिए, छुपा लिए, और बाद में उसी को वो एडजस्ट करके जो है धीरे धीरे लीगली तरीके से दिखा देता है। तो 15 करोड़ रुपए जो है उसने क्या किए हैं, उसने क्या की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, इलीगल तरीके से पैसा, या जिस पर आप टैक्स नहीं देते हैं और बाद में उसको दिखा देते हैं कि आपने इस पर टैक्स पे किया है, वही क्या कहलाता है, आपका मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। अब सेल कॉर्पोरेशन क्या होता है ये समझ लीजिए। सेल कॉर्पोरेशन या सेल कंपनी, ठीक है, सेल कॉर्पोरेशन एक कंपनी या निगम है जो केवल कागज़ पर मौजूद है और जिसके पास कोई कार्यालय नहीं है और कोई कर्मचारी नहीं है, लेकिन बैंक खाता हो सकता है। इसका उपयोग अक्सर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, मनी लॉन्ड्रिंग और सेल कॉर्पोरेशन क्या होते हैं। सेल कॉर्पोरेशन बस एक अकाउंट खोल लिया गया एक कंपनी के नाम से, ना वो कंपनी का कोई कार्यालय है ना ही उसमें कोई वर्कर्स है, केवल एक अकाउंट है, पैसा आता है और उस अकाउंट पे ट्रांसफ़र हो जाता है और उस कंपनी के नाम से ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नहीं, थोड़ा सा CBDT के बारे में जान लीजिएगा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के बारे में जान लीजिएगा। यह केंद्रीय राजस्व अधिनियम 1963 के तहत संविधिक निकाय है। ठीक है, वर्तमान इसके जो अध्यक्ष हैं श्री प्रमोद चंद्र मोदी जी हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 की अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। ये यहाँ पर एक इमेज देख रहे हैं, यही है उज्बेकिस्तान, इसकी राजधानी है ताशकंद। एक और इमेज देख रहे हैं, ये हैं आपके मनीष प्रभात जी, याद रखिएगा इनके बारे में। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है कि किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने इतना आसान है नामक एक विक्रेता अभियान शुरू किया है? सही उत्तर है अमेज़ॉन। इमेज देख रहे हैं, यही आपका अमेज़ॉन है। आप जानते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ये क्या करता है कि ऑनलाइन जो सामान बेचना चाहते हैं जो उत्पादक, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अब इसने इतना आसान नामक एक प्लेटफॉर्म एक जो है नई पहल शुरू की है। ये क्यों शुरू की है? ये उन जो है विक्रेताओं के पास या उत्पादकों के पास पहुंचना चाहता है जो अभी अमेजन से नहीं जुड़े हैं या इसके बारे में नहीं जानते हैं। ये उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है और बताना चाहता है कि अमेज़ॉन पर अपना प्रोडक्ट बेचना कितना आसान है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। दिया हुआ है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सोमा मोंडल। इमेज देख रहे हैं, यही है सोमा मोंडल। स्टील इंडिया लिमिटेड की बात करें तो ये 1945 में गठित हुआ था। शुरुआत में राउरकेला जो आपका संयंत्र था उसका प्रबंधन के लिए इसको गठित किया गया था। बाद में जो आपका भिलाई और दुर्गापुर वाला था उसका भी प्रबंधन ये करने लगा था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष अभी कौन बनी है? सोमा मोंडल बनी है। तो ये 12 प्रश्न आज के इस वीडियो के। अब इस वीडियो के लास्ट में हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। क्वेश्चन ऑफ द डे की अगर हम बात करें, हाँ कुछ पॉइंट जो है आपको इससे याद करने पड़ेंगे, जानना पड़ेगा। याद रखिएगा, सोमा मोंडल को भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति की मंजूरी के बाद वह सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील की पहली महिला चेयरपर्सन बन जाएंगी और वह दुनिया में स्टील कंपनी का नेतृत्व करने वाली भी पहली महिला हो जाएंगी। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम का हवाला देते हुए बेटियों के समान उत्तराधिकार या उत्तराधिकारों पर फैसला सुनाया है? इस प्रश्न को आप सर्च कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो को यहीं तक रखेंगे। इस वीडियो का एक छोटा सा हम लोग टारगेट रखते हैं
ठीक है। इसको कम से कम आप जो है वो 50 लाइक्स दिलवाएंगे। अगर 50 लाइक्स मिलेंगी तो मुझे क्या मिलेगा, और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।